डियर स्टूडेंट्स, आज हम राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत एवं सामाजिक समृद्धता सिद्धांत हमारी कल्पना पर आधारित हैं और राज्य को एक निर्मित संस्था मानते हैं। अब हमारे पास इतिहास, मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के माध्यम से इतने तथ्य एकत्रित हो गए हैं कि हमको इनका सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है। आज राज्य के विकास के संबंध में अधिक से अधिक तथ्यों को एकत्रित करना संभव हो गया है और उन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य को न तो ईश्वर ने जन्म दिया है, अर्थात देवी इच्छा से उसकी उत्पत्ति हुई है, न केवल बल प्रयोग से उसका उद्भव हुआ है और न ही समझौते से वह बना है। इस संबंध में गार्डनर ने स्पष्ट रूप से लिखा है, राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न प्रबल शक्ति का परिणाम है और न वह किसी प्रस्ताव अथवा समझौते की ही सृष्टि है। यहाँ विकासवादी सिद्धांत को स्पष्ट करना चाहूँगी। इस सिद्धांत के समर्थक इस बात में विश्वास नहीं करते कि मानव इतिहास में सहसा ही किसी दिन राज्य की उत्पत्ति हो गई। इसके विपरीत उनका विचार है कि राज्य मानव समाज के अनुक्रमिक विकास का परिणाम है, अर्थात क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। राज्य हमेशा से विद्यमान रहा है और इसका विकास धीरे धीरे निरंतर होता रहा है। जिस प्रकार भाषा का ज्ञान लोगों को धीरे धीरे हुआ, उसी प्रकार राज्य का विकास भी धीरे धीरे हुआ। राज्य के दो मूल तत्व सदा से उपस्थित रहे और राज्य का वर्तमान जटिल स्वरूप इन्हीं तत्वों के क्रमिक विकास का परिणाम है। गार्डनर के शब्दों में राज्य न तो आविष्कार की ही कोई वस्तु है, न कोई बनावटी मशीन ही है, वरन ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। बर्गेस के अनुसार राज्य इतिहास का फल है। इस अवधारणा का अर्थ यह है कि मानव समाज का क्रमिक एवं निरंतर विकास हुआ है। लीकोक ने भी कहा है कि राज्य इसी क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है जो मनुष्य के संपूर्ण ज्ञात इतिहास तथा अज्ञात भूतकाल तक फैली हुई है। राज्य के विकास में कुछ सहायक तत्व रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी एक निश्चित समय पर नहीं हुई है और न किसी कारण व तत्व के प्रभाव से हुई। राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है जिसको मनुष्यों ने अपनी इच्छा से किसी एक समय में जन्म दिया हो। राज्य तो ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इस क्रम में ही राजनीतिक संगठनों का भी आरंभ हुआ और उसने शताब्दियों में क्रमशः विकसित होते हुए आधुनिक राज्य का रूप प्राप्त किया। वस्तुतः राज्य की उत्पत्ति तथा विकास को किसी एक तत्व अथवा एक कारक ने ही प्रभावित नहीं किया, वरन विभिन्न तत्वों के योगदान से इसका विकास हुआ है। यह भी कहना संभव नहीं है कि राज्य के विकास में किस तत्व ने कब और कितना योगदान दिया। विभिन्न युगों में तथा विभिन्न परिस्थितियों में विविध तत्वों ने भिन्न भिन्न मात्रा में राज्य के विकास को प्रभावित किया है, जिनमें से कुछ तत्वों का विशेष भाग रहा है, योगदान रहा है। इन तत्वों में निम्नलिखित रूप से नाम लिए जा सकते हैं, जैसे मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक आवश्यकताएं और उनकी राजनीतिक चेतना। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मूल सामाजिक प्रवृत्ति ने किस प्रकार राज्य के विकास में सहयोग दिया। राज्य मनुष्य की सामाजिकता या सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है। जैसा कि अरस्तु ने बहुत पहले बतलाया था कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य समाज के बाहर रहता है वह या तो देवता है या पशु। सामान्यतया मनुष्य बिना समाज के तथा राज्य के नहीं रह सकता। सभ्यता के विकास के साथ साथ सामाजिक भावना दृढ़ होती गई और मनुष्यों में सामाजिक चेतना का उदय हुआ। सामाजिक चेतना के विकास
सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ नियंत्रण, संगठन और राजनीतिक संस्थाओं का विकास और अंत में राज्य का उदय हुआ। अरस्तु ने भी लिखा है, मानव एक राजनीतिक प्राणी है जिसे प्रकृति ने राजनीतिक जीवन के लिए नियत किया है। इसके बाद दूसरा तत्व जिसने राज्य के विकास में योगदान दिया वह है रक्त संबंध, किनशिप। अधिकांश आधुनिक विचारक इस संबंध में एकमत हैं कि रक्त संबंध अथवा सजातीयता राज्य की उत्पत्ति एवं विकास का एक प्रमुख तत्व है। आरंभ में सामाजिक संगठन का आधार वंश संबंध था। रक्त संबंध, चाहे वह वास्तविक रहा या अनुमानित, एकता का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था। इसने जातियों एवं उपजातियों को एक सूत्र में बांधा। सर हेनरी मेन के शब्दों में, समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। मैकाइवर ने लिखा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज अंत में राज्य को। अनेक उपलब्ध प्रमाणों से भी यह प्रकट होता है कि प्रारंभिक समुदाय रक्त के आधार पर स्थापित हुए। रक्त संबंध पर आधारित संगठनों के प्रथम संगठन परिवार हैं। एक परिवार के अंतर्गत समान रक्त या सामान्य उत्पत्ति से संबंधित व्यक्ति संगठित हो गए व परिवार के सदस्यों के साथ रहना शुरू किया। वे सभी परिवार के सबसे वयोवृद्ध पुरुष या स्त्री की आज्ञाओं का पालन करते थे। धीरे धीरे परिवारों का रूप विस्तृत हुआ और परिवार से जन और जनों से कबीलों यानी ट्राइब्स की उत्पत्ति हुई। परिवार एक सामाजिक व्यवस्था थी और कबीला एक राजनीतिक व्यवस्था। कबीले का सरदार ही कबीले के रीति रिवाज के अनुसार न्याय करता था। इस प्रकार आदेश प्रदान करने व आदेश पालना करने की प्रणाली, जो राजनीतिक संगठन का आधार है, सबसे पहले परिवार में ही देखने को मिली। आगे इस पद्धति का विस्तार हुआ और जो कबीले का मुखिया था वह पूरे कबीले को अनुशासित और नियंत्रित रखने लगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि सजातीयता से ही मनुष्यों में अनुशासन, आज्ञा पालन और सामूहिक जीवन की भावना आई, जो राज्य के स्थायी अस्तित्व के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। गैटल के शब्दों में, रक्त संबंध के सूत्र ने ही एकता तथा सुदृढ़ता की उस भावना को प्रबल बनाया जो राजनीतिक जीवन के लिए अनिवार्य है। इस संदर्भ में दो प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है पितृ प्रधान सिद्धांत और दूसरा है मातृ प्रधान सिद्धांत। पितृ प्रधान सिद्धांत के समर्थक प्रारंभिक परिवारों को पितृ प्रधान मानते हैं और मातृ सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं कि प्राचीन परिवारों में माता का शासन चलता था। संक्षेप में कहें तो आरंभिक परिवारों के स्वरूप के बारे में मतभेद होते हुए भी सभी विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो नेक्स्ट तत्व है जिसने राज्य के विकास को प्रभावित किया है वह है धर्म, रिलीजन। राज्य के उद्भव तथा विकास के में रक्त संबंध की भांति धर्म का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। जैसे कि गैटल ने कहा, रक्त संबंध और धर्म एक ही बात के दो पहलू हैं। प्राचीन समाज में सजातीयता तथा धर्म का अत्यंत घनिष्ठ संबंध था। परिवार धर्म प्रधान हुआ करते थे। प्रत्येक कबीले का अपना पृथक धर्म हुआ करता था। जो लोग सजातीय थे उनके देवता भी एक ही थे। धर्म कबीलों के व्यवहारों को संचालित करता तथा मानव व्यवहार के नियम बनाता और मानव जीवन उसी के द्वारा संचालित होता था। धर्म के साथ साथ धर्म गुरु भी उत्पन्न हुए और वे सार्वजनिक नैतिकता के नियम प्रतिपादित करने लगे। सार्वजनिक जीवन पर धर्म का प्रभुत्व बढ़ने लगा।
डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में आदिम मनुष्य को सत्ता और अनुशासन का आदी बनाने में और उसमें सामाजिक एकता की भावना का विकास करने में रक्त संबंध की अपेक्षा एक देवीय या देवता की पूजा अधिक जरूरी थी। गिल क्राइस्ट ने तो यहाँ तक कहा कि प्रारंभिक समाज का परिवार केवल एक स्वाभाविक संघ ही न था, वह मूलतः एक धार्मिक संघ भी था। लोगों को एकता के सूत्र में बांधने और उनमें आज्ञा पालन की भावना उत्पन्न करने में धर्म का महत्वपूर्ण हाथ रहा। गेटेल के शब्दों में राजनीतिक विकास के प्रारंभिक एवं अत्यंत कठिन काल में धर्म ही बर्बरतापूर्ण अराजकता का नाश कर सका। इस अनुशासन तथा सत्ता के प्रति आदर भाव उत्पन्न करने में जो शासन के आधार हैं, कई वर्ष लगे। प्रारंभ में धर्म के दो महत्वपूर्ण अंग थे, पहला पितृ पूजा और दूसरा प्रकृति पूजा। पितरों की पूजा का भाव प्रायः सभी प्राचीन जन समुदायों में पाया जाता है। पितृ पूजा के कारण मनुष्यों में सजातीयता का विचार जीवित रहता था। मनुष्य के प्रारंभिक देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप होते थे। प्रकृति की जिन शक्तियों के साथ मनुष्य का हित व कल्याण घनिष्ठ रूप से संबंधित था, उन्हें वे सूर्य, अग्नि, वरुण आदि विभिन्न रूपों में पूजते थे। जिन लोगों के उपास्य देवता एक थे, उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वे परस्पर एकानुभूति रखें। इस भावना से समुदाय को सुदृढ़ता मिली। इस प्रकार पितृ पूजा और प्रकृति पूजा ने पारिवारिक संघ के बंधनों को सुदृढ़ बनाया। प्राचीन समय में जातियों के ऊपर धार्मिक पुजारियों का बहुत अधिक प्रभाव होता था। बहुधा धार्मिक नेता ही राजनीतिक नेता भी हो जाते थे। इस प्रकार प्रारंभ में धर्म और राजनीति में कोई विशेष अंतर नहीं था। कहीं कहीं धार्मिक पुजारी ही पूर्ण राजनीतिक शक्ति रखते थे और फलस्वरूप प्राचीन काल में राजा धार्मिक क्षेत्र में भी प्रधान थे। संक्षेप में मनुष्य को इस प्रकार राजनीतिक संगठन में बांधने में धर्म का महत्वपूर्ण भाग रहा। इसके बाद जो विकास का तत्व है वह है शक्ति, फोर्स। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि पाशविक शक्ति अथवा युद्धों ने राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में पर्याप्त सहयोग दिया है। यह कथन प्रसिद्ध हो गया है कि युद्ध ने राजा को जन्म दिया। वॉर बिगोट द किंग। प्राचीन काल में शक्तिशाली पुरुष दुर्बल व्यक्तियों को दबाकर अपने अधीन कर लेते थे। जीतने वाले शासक बन जाते थे और हारने वाले उनकी प्रजा। कबीलों का आपस में लड़ना एक आम बात थी। इन कबीलों के युद्ध में जब शक्तिशाली कबीला कमजोर कबीले पर अधिकार कर लेता था, तो कबीले का सरदार समस्त समुदाय का मुखिया या राजा बन जाता था। युद्धों के द्वारा प्रदेश जीते गए शक्तिशाली कबीलों ने निर्बल कबीलों पर आधिपत्य जमाया और इस प्रकार राज्य को प्रादेशिकता तथा प्रभुसत्ता के तत्व प्राप्त हुए। समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली राजा की आवश्यकता हुई। इस आवश्यकता ने राज्य की उत्पत्ति में पर्याप्त सहयोग दिया। ओपेनहीम के शब्दों में, युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना हुई। फिर भी शक्ति या युद्ध को एकमात्र कारण नहीं माना जाना चाहिए राज्य की उत्पत्ति का। इकोनॉमिक नीड्स, आर्थिक आवश्यकताएं भी विशेष महत्व रखती है राज्य की उत्पत्ति और विकास में। प्राचीन काल से ही आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य में सहयोग पैदा हुआ। जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और बिना मिलजुल कर काम किए बिना वे अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते थे। उनकी प्रमुख आवश्यकता भोजन और इसे प्राप्त करने के प्रयत्नों से ही राज्य के विकास का क्रम
क्रम प्रारंभ होता है। जब उसे पता चला कि पशु पक्षियों से भी उसके आहार में बहुत सहायता मिल सकती है, तो उसने पशु पालने प्रारंभ कर दिए। भोजन की तलाश ने उसे कृषि करना सिखाया और घुमक्कड़ कबीलों का जीवन स्थिर हुआ। वे अपने खेतों के आसपास बसने लगे और धीरे धीरे संपत्ति का जन्म हुआ। संपत्ति की सुरक्षा करना आवश्यक हुआ। धीरे धीरे ग्राम और नगर बसे, कबीलों का जीवन संगठित होने लगा। संपत्ति के कारण आर्थिक विवाद उत्पन्न होने लगे और उन्हें समाधान हेतु व्यवस्था व नियमों की आवश्यकता महसूस हुई। प्रारंभ में यह नियम रीति रिवाज पर आधारित थे, परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ कानूनों एवं न्यायालयों की स्थापना हुई। गेटल ने लिखा है कि आर्थिक चेष्टाएं राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व रही हैं। मैकाइवर के अनुसार मानवीय संबंध और संपत्ति सामाजिक ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। कार्ल मार्क्स तथा कुछ अन्य आधुनिक दार्शनिकों ने राज्य को आर्थिक कारणों का परिणाम बताया। इसके बाद पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ने राज्य के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, परंतु प्रारंभिक काल में राजनीतिक चेतना विकसित नहीं हुई थी। उन दिनों में केवल सजातीयता और धर्म के तत्व अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। रक्त संबंध और धर्म के आधार पर संगठित मानव समुदाय ने जब एक निश्चित भूभाग पर निवास प्रारंभ किया और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं तथा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के प्रश्न ने धीरे धीरे इनमें राजनीतिक चेतना की भावना जागृत की। प्रारंभ में यह चेतना कुछ लोगों में आई होगी, किंतु धीरे धीरे इस चेतना का विस्तार हुआ और यह अन्य लोगों के मन में बैठी। एक ऐसे संगठन की आवश्यकता का तीव्र अनुभव होने लगा जो शांति और व्यवस्था की रक्षा करते हुए पारस्परिक संघर्षों का निपटारा कर सके। जेलिनेक के शब्दों में राज्य की उत्पत्ति का आंतरिक कारण व्यक्तियों के समूह में चेतनशील एकता की भावना है। ध्यान से सुनिए, जेलिनेक के शब्दों में राज्य की उत्पत्ति का आंतरिक कारण व्यक्तियों के समूह में चेतनशील एकता की भावना है। इस भावना को वे सामूहिक व्यक्तियों के एक समूह में संगठित होकर अभिव्यक्त करते हैं और स्वयं इसके कार्यशील सदस्य बन जाते हैं। तो ये प्रमुख तत्व थे जिन्होंने राज्य के क्रमिक विकास में अपना समय समय पर योगदान दिया। अब हम यदि इस सिद्धांत की समीक्षा करें तो यह कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका सार यह है कि राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में अनेक तत्वों ने अपना योग दिया। डॉक्टर गार्डनर ने कहा है कि इनमें से किसी भी एक तत्व के कारण राज्य का उदय नहीं हुआ है, वरन सबके सामूहिक रूप से कार्य करने के परिणाम स्वरूप ही राज्य अस्तित्व में आया है। मैकाइवर के अनुसार यह कहना बहुत अधिक कठिन है कि राज्य का प्रारंभ कब हुआ। कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती और न ही कोई निश्चित विस्तृत विवरण ही दिया जा सकता है। अधिक से अधिक हम उन तत्वों की विवेचना कर सकते हैं जिन्होंने राज्य के निर्माण में योग दिया। विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत स्पष्ट कर देता है कि राज्य न तो शक्ति पर आधारित है न समझौते पर, यह तो सहयोग की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर आधारित है और यह एक प्राकृतिक संस्था है और इसका शनैः शनैः विकास हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।